नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हमने जो मैथ्स की सीरीज शुरू की थी उसका मैं नया सेशन लेके आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी मैं मैथ्स कवर करा रहा हूँ ये हमारे टेस्ट सीरीज से संबंधित है। हमारे टेस्ट सीरीज को दिलाने वाले स्टूडेंट ने कहा था कि सर जो भी हमारे डाउट है उन सभी को क्लियर कीजिए, तो उनके कहने पर मैं आज टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। ये सभी आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है महिला पर्यवेक्षक का, उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, तो आप सभी इसको अच्छे से समझिएगा। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि जो महिला पर्यवेक्षक का भर्ती निकला है उसके लिए हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस की तरफ से एक कोर्स लाया गया है जो कि बहुत ही मिनिमम अमाउंट पर है, आप परचेस कर सकते हैं। उसमें आपको जो महिला एवं बाल विकास से संबंधित जो एक बहुत ही नया पोर्शन हो जाता है, वहाँ से संबंधित जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से और साथ ही ट्रिक्स के माध्यम से कराई जाएंगी। तो आप उसमें अगर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं उस टेस्ट में या उस पर्टिकुलर फील्ड को अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को जरूर परचेस कीजिएगा। उसके लिए आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 8770123687 पर कांटेक्ट करके और भी उसकी जानकारी ले सकते हैं। अब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैथ्स को सीखने का एक ही तरीका प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अगर आप मैथ्स प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे होते जाएंगे, चाहे आपको बनाने आता हो या ना आता हो। तो जो स्टूडेंट सीख चुके हैं मैथ्स उनको आता होगा, मीडियम हो या बहुत अच्छे लेवल के उनको मैथ्स आता हो, प्रैक्टिस जरूर रखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा गया है एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है। यदि वह इसका विक्रय मूल्य 40 रुपये कम कर दे तो उसे 25% की हानि होती है। गेहूं का विक्रय मूल्य कितना था? इसमें क्या बोला गया कि 25% का लाभ पर बेचता है, कोई दुकानदार होगा गेहूं 25% के लाभ पर बेच रहा है। अब लाभ पर बेचने से, लाभ पर तो बेच रहा था, अब यदि आगे चल के उसका रेट 40 रुपये कम कर दिया तो उसे 25% की हानि होती है। अब पहले लाभ हो रहा था और अब हो रही है हानि, तो इसको हम देखेंगे। पहले लाभ हुआ तो उसे कितना रुपए मिल रहा होगा, मान के चलिए वो 100 रुपए का रहा होगा, तो अब लाभ होने पर उसको प्राप्त हो रहा था 125 रुपए। अब 40 रुपए जब उसने कम कर दिया, कितना रुपए कम कर दिया? 40 रुपए कम कर दिया, ठीक। तो उसे 25% की हानि होती। 25% की हानि हो रही मतलब कितना? 100 रुपए में पहले लाया था, 25% लाभ कमाया तो 125, अब हानि हो रही तो कितना? 75। अब इनके बीच में अब ये क्यों हुआ? 75% मतलब 25% हानि किया तो 40 रुपए कम करने पर ही उसको हानि हुआ। तो ये हानि कितने से हुआ? जब बेच रहा था 125 में, कम कर दिया 40 रुपए, तो हानि 25% हुआ, मतलब 75 में पहुंच गया था वो, 125 से सीधा 75 में पहुंच गया। तो ये इन्हीं का डिफरेंस होगा। 125 में ले जाने के बाद 40 रुपए कम कर दिया, ये परसेंटेज के वे में है, और जब वो कम कर दिया तो उसे 25% की हानि हो गई, तो ये इसी बीच का डिफरेंस हो गया 40 रुपए, तो मैं डिफरेंस के रूप में ले लिया, ठीक है। अब ये परसेंटेज में थे तो परसेंटेज में ले लो, ठीक। मैं एक्स नहीं मान रहा हूँ, अगर आप मानना चाहें तो एक्स मान सकते हैं, ठीक है। चलिए मान लेता हूँ आपके समझने के लिए कि ये एक्स का इतना था, ये भी एक्स का ही रहेगा, ठीक। अब जब आगे बनाते हैं तो एलसीएम मैंने बताया था, समान अंक हो तो समान आता है एलसीएम, अलग अलग अंक हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन उसका एलसीएम होता है। अब ये 125 ये भी एक्स में ही है और ये 75 भी एक्स में ही है, बराबर 40 आपको प्राप्त हो, जो डिफरेंस था वो
देखेंगे तो यहाँ कितना, ठीक है। फिर देखते हैं ये कट गया 2 बार में, तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा 80, x बराबर क्या 80 रुपए आया। अब वो क्या पूछा था कि गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था, क्या ये x आंसर होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। उसने नहीं पूछा था कि एक्चुअल में x की मतलब जो गेहूं है उसका वास्तविक मूल्य क्या था, ये नहीं पूछा। उसने पूछा प्रारंभिक विक्रय मूल्य। तो आपको शब्दों पर ध्यान देना होगा, जब प्रारंभिक विक्रय मूल्य बोला है तो मुझे प्रारंभिक विक्रय मूल्य निकालना होगा। ये तो एक्चुअल वैल्यू है, जो वास्तविक मूल्य है उसका। प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था, 25% लाभ पर बेचना था, मतलब 125 था। तो यहाँ पर मैं अब निकाल लूंगा x का 125%। तो x में मेरा आंसर क्या आया है, x आया है मेरा 80। तो मैं 80 रख दूंगा और 80 का 125%, 80 का 125%, 25 से जाएगा ये 5 बार में, 4 बार में, 4 से जाएगा 20 बार में, तो आपका आंसर आ गया 100 रुपये। 100 रुपये, ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो 100 रुपये उसका प्रारंभिक विक्रय मूल्य था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, केवल अभी आने वाले हाल फिलहाल की एग्जाम में नहीं, पर्टिकुलर सभी एग्जाम में, व्यापम, पीएससी, रेलवे, एसएससी, सभी में ही इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसको हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। इसमें भी शब्द को आपको ध्यान देना है। अगर आपने बोडामास रूल पढ़ा होगा, बोडामास रूल से ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, बन भी जाएगा। पहले मैं बोडामास रूल आपको बता देता हूँ। ठीक है, बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, ओ का अर्थ होता है ऑफ, डी का होता है डिवीजन, एम का होता है मल्टीप्लीकेशन, ए का होता है एडिशन और एस का होता है सब्सट्रैक्शन। ठीक, ये रूल आपको अप्लाई करना है। इस बोडामास से क्या होता है सर, जिनको आता होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ। तो इसका अर्थ होता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये मैथ्स का रूल है, इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, ये ऑफ है, इसका मतलब होता है ऑफ। जब हम कैलकुलेशन के वे में ले जाते हैं तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो ऑफ सॉल्व होता है। ठीक, उसके बाद आपको डिवीजन करना होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सब एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इनमें से कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक, बाकी लेकिन इसी वे में आपको करना पड़ता है। अब इसको यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। अब इसको देखते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया था, ये आपका 3 तक है। तो इसको सबसे पहले आपको जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूं उस फॉर्मेट में लिखना आना चाहिए। तो जब भी भाग दे तो उसको बटे में ले लो। अब ये ऑफ है, जनरली सभी से गलती ये होती है कि ऑफ को मतलब जैसे मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन बताया तो ऑफ यहीं पर ले लेते हैं, बट यहाँ पर नहीं लेना है। ये ऑफ किसके साथ दिया है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऑफ के बारे में बताया गया है कि ये जो है 12 के साथ है, मतलब ये यहाँ आएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन और ये ऑफ 12 के साथ लगा है तो इसके साथ ये कैलकुलेशन होगा। फिर देख लेना 3। अब मैंने बताया जो भी चीज़ें आएंगे भाग में रहेगा तो बटे में ले जाना उसको करके। अब देखिए ये जो अगला ऑफ है वो किसके साथ है, 4 के साथ है, तो इसको भी हमें 4 के साथ लेना होगा। तो 4 के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट के अंदर 4 - 2 इंटू 6, फिर डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसके आगे जो है ये यहां से है -2 इंटू 6 डिवाइड 8 और +3। तो ये अलग सॉल्व होगा। उसके बाद ये सॉल्व होने के बाद यहाँ पर जो भी दिया गया है आगे कैलकुलेशन वो करेंगे। सबसे पहले देखते हैं। अब पहले ब्रैकेट मैंने बताया जैसे कि बोडामास रूल के अनुसार तो ब्रैकेट पहले यूज होंगे। तो सबसे पहला ब्रैकेट जो सबसे अंदर में होगा वो यूज होगा, मतलब उसको कैलकुलेट करेंगे। तो 4 - 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट, ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो इसको जब मैं लिखूंगा तो इसको लिखूंगा 4/12 इंटू 3/4 इंटू, अब ये 2 था फिर इसके साथ इंटू था 6/2, ये हो जाएगा। ये 2 और कैंसिल हो जाएगा, उधर सेम चलेगा -2 इंटू 6/8 +3। ये भी डिवाइड कर सकता हूँ, अभी करूँगा वहाँ नहीं क्यों। ठीक है,
ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये तो इससे अलग है, तो यहाँ पर भी मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकता हूँ। 4 टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स एंड 2 टाइम्स 2 से, ठीक। ये भी जा सकता है क्या? हाँ जा सकता है। ये भी जाएगा आपका 3 बार में। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ना, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन यहाँ नहीं है, ध्यान रखना। तो ये जब आगे बढ़ेंगे तो ऊपर क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 अपॉन 4, और इसके इंटू में क्या है आपका 6, ये 6 है, प्लस ये यहाँ जो मैं डिवाइड कर चुका था तो बचा क्या था 3 अपॉन 2 प्लस 3, ठीक। ये और कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है, तो काट दीजिए। ये 4 दूनी अब 8 हो जाएगा। और ये क्या है? ये चौथा पद हो गया, ये पहला दूसरा, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। हाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 था, ये इसके बटे में था और ये इसके बटे में, मतलब ये चौथा पद हो गया। चौथा पद जब ये है तो ये कहाँ चले जाएगा? ऊपर। तो 4 दूनी 8 क्या है? अपने आप ऊपर चले जाता है। ये मैथ्स का रूल है, जो फोर्थ पद होता है, जो चौथा पद होता है, वो पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8, बटे में क्या बचा? 3 बचा, ठीक है। बचा यहाँ क्या था फिर? -3/2 प्लस 3। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम मैंने लेना सिखाया था, एलसीएम हम ले लेते हैं। पूरे का ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एलसीएम यहाँ लूँगा, फिर उसके बाद फिर उसके साथ जोड़ने के लिए लूँगा, तो एक साथ ले रहा हूँ। तो ये 6 आएगा, अलग अलग पद है तो गुना कर दिया 6। 3 से कितने बार में जा रहे हैं? 2 बार में, तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16। 2 से कितने बार में जा रहे हैं? 3 बार, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 3, देगा 3 3 9। अच्छा माफ़ कीजिएगा, ये चिन्हों का विशेष महत्व है। चिन्ह यहाँ आएगा माइनस, फिर ये प्लस चिन्ह था तो प्लस चिन्ह आएगा, फिर उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो 6 छठवें बार में जाएगा, 1 से 6 बार में, तो यहाँ मल्टीप्लाई 6 कर दो, तो 6 या 18, ठीक है। अब इसको आप जोड़ेंगे तो ये -9 है, यहाँ +18 है, तो 9 बचेगा, और 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25/6। तो जब डिवाइड करोगे आप तो ये 4 1/6 ये आपका आएगा। तो ये यहाँ पर नहीं दिख रहा है, हाँ मेरे को ऊपर करना पड़ेगा। आंसर ये है, आप देख लीजिएगा नीचे वाले ऑप्शन में आपको दिखेगा। तो ये आपका आंसर है, राइट आंसर 4 सही 1/6, ठीक है। ये रहा वो आंसर, ये आपका आंसर सही था। क्या बोल रहे थे? येलो ठीक आ रहा था कि ये रेड? ठीक है, ठीक। अब आ रहा है आवाज? ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। थोड़ा सा मैम बता रही हैं कि जो पेन के कलर में इशू आ रहा है तो रेड कलर ही यूज़ करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव 7 घंटे 30 मिनट में 40 किलोमीटर की धारा के अनुकूल और 25 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा सकती है। यह 10 घंटे अनुप्रवाह में 48 किलोमीटर और ऊर्ध्वाधर 36 किलोमीटर जा सकती है। शांत जल में नाव की गति बताइए। किसकी नाव की गति पूछा गया, ठीक है। तो धारा और नाव के जो प्रश्न रहेंगे उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि पूछ किसका रहा है। शांत जल में बोलेगा तो शांत जल में नाव की भी पूछ सकती है, धारा की भी पूछ सकती है, धारा की गति तो पूछेगी, शांत जल में नाव की पूछ सकती है। प्लस ये जो बताया गया है कि समय में दोनों जा भी रहा है और वापस भी आ रहा है, तो इसको समझना है कि वो साथ दिए गए समय में जा भी रहा है और वापस भी आ रहा है। किसी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि 2 घंटे में सिर्फ जाता है, 3 घंटे में वापस आता है, तो वहाँ पर आपको समय को ऐड करना होगा, ठीक है। खैर उस टाइप के अगर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ बताऊंगा, अभी इसको सीखते चलिएगा। तो बोला कि 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है। धारा के अनुकूल जा रहा है मतलब नाव की भी स्पीड होगी और जो धारा बह रहा है, नदी जो बह रहा है उसके धारा की भी स्पीड होगी। तो दोनों के, अगर धारा के बहाव के साथ में जा रहा हूँ तो मेरे जो गति में है थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब मेरा स्पीड बढ़ जाएगा, तो मतलब उसमें धारा के स्पीड को ऐड करना होता है। तो वहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि x नाव की चाल है और y जो है वो धारा की गति है। तो दोनों अनुकूल जब जा रहा हूँ तो अनुकूल के लिए क्या लगेगा, दोनों ऐड हो जाएगा, और जब धारा के प्रतिकूल जाएगा तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा,
ठीक है, इसको याद रखना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए ये टोटल वैल्यू को मैं ए मान ले रहा हूं और इस टोटल वैल्यू को मैं बी मान ले रहा हूं। क्यों मान रहा हूं ये आपको आगे समझ में आएगा। अब बोला क्या क्वेश्चन में कि 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रहा है, मतलब इस स्पीड से जा रहा होगा x प्लस वाई, और फिर बोला कि 25 किलोमीटर प्रतिकूल, मतलब इस स्पीड से जाएगा x माइनस वाई। टोटल समय कितना बताया इसने, 7 घंटे 30 मिनट। ठीक है, अब ये दोनों का समय बता रहा है, मतलब ऐड होगा ये यहाँ पर। अब ये क्या है, सूत्र क्या है, ये स्पीड बताया मैंने, ये स्पीड इक्वल टू है, और ये क्या है आपका डिस्टेंस है। तो मतलब एक सूत्र होता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मेरे को टाइम चाहिए तो टाइम इधर चले जाता है और स्पीड इसके बटे में आ जाता है डिस्टेंस के। तो इस फॉर्मूले से बताया मैंने, डिस्टेंस लिखा, स्पीड लिखा, तो टाइम निकलेगा। फिर इसके लिए सेम, अब दोनों टाइम को एडिशन कितना है, 7.5 घंटा, 7 घंटे 30 मिनट। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहां पर बोला गया है, सेम इसी प्रकार से आप देखेंगे। अच्छा, जो 10 घंटे में कितना जाता है उसके बारे में बताया गया। तो देखते हैं, 48 किलोमीटर जाता है x प्लस वाई की स्पीड से, और 36 किलोमीटर वापस आता है x माइनस वाई के स्पीड से। कितने समय में, तो 10 घंटे में। ठीक है, अब यहाँ पर बताना चाहूंगा कि धारा के अनुकूल बोले मतलब धारा के साथ, अनुप्रवाह का भी वही मतलब होता है उसके साथ, प्रतिकूल बोले मतलब उसके विपरीत। ठीक है, ऊर्ध्व प्रवाह बोले तो भी धारा के विपरीत। तो 3 लैंग्वेज इसमें यूज होते हैं, अनुकूल, अनुप्रवाह, साथ साथ, और तीसरा और दूसरे वे में प्रतिकूल, ऊर्ध्व प्रवाह और विपरीत। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है। विपरीत में ये वाला फॉर्मूला आता है, उसका मतलब स्पीड के लिए जुड़ जाता है या घट जाता है वाला में, और यहाँ पर आपके अनुकूल के लिए। अब ये 2 इक्वेशन मेरे को प्राप्त हुए हैं, दोनों एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर माना हुआ था x प्लस वाई को a, क्यों माना हुआ था, अब आगे जब मैं इसको सॉल्यूशन करने जाऊंगा तो मुझे x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई को लेके बनाने में कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। इस वजह से मैंने इसको a और इसको b मान लिया हुआ है। ठीक है, a और b मान लिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं a और b रख सकता हूँ। स्पेस कम है इसलिए मैं डायरेक्ट यहीं पर रख रहा हूँ। आप जब देखेंगे अपने नोट्स में तो वीडियो को पॉज करके इसको लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मैंने माना था यहाँ पर x प्लस वाई को a, इसको माना हुआ था b, सेम यहाँ पर माना हुआ था a, यहाँ पर माना हुआ था b। ठीक, अब ये a b का मैं लघुत्तम ले सकता हूँ। ठीक है, और ये 7.5 घंटे को भी मैं दूसरे वे में लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। पहले बता देता हूँ, 7.5 को मैं लिख सकता हूँ 7 से ही 1/2, 1/2 का मतलब ये आधे घंटे ही होता है। फिर इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 15/2। तो इस 15/2 के फॉर्मेट में मैं इसको लिख सकता हूँ जी। कैसे लिखते हैं मैं बता दिया हूँ, तो इसको मैं 15/2 लिख रहा हूँ। ठीक है, 15/2। अब ये 15/2 आया। अब यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे इसका, कॉन्सेप्ट सीखने से पहले समय लगता है, सीखने टाइम आपको मैथ्स बनाने में थोड़ा सा लंबा टाइम लेकिन जब सीख जाएंगे आप कॉन्सेप्ट, तो ये आप जब पेपर में बैठेंगे आप प्रैक्टिस करने के बाद, तो बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं। आपको सीधा दिखेगा क्वेश्चन, हाँ इक्वेशन वाला इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, कभी कभी ये इस ऑप्शन को मैं अभी इस क्वेश्चन को मैं पूरा बना के दिखा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट मैं आपको ऑप्शन रख के भी बताऊंगा कि ऑप्शन रखने के बाद, ऑप्शन रख के आप किस तरीके से बना सकते हैं, वो बहुत आसानी से बन जाएगा। वो जितना टाइम अभी लगने वाला है उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। हर क्वेश्चन में आप ऑप्शन के थ्रू नहीं जा पाएंगे, तो कहीं कहीं पर उनको अप्लाई करना जरूरी होता है। तो आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। अब देखा था, बताया था मैंने यहाँ पर लघुत्तम ले सकते हैं इसको, तो मैंने ले लिया। तो ये 40 बी हो जाएगा प्लस 25 ए हो जाएगा 15/2। ठीक है, सेम यहाँ पर भी वही अप्लाई करूंगा।
अभी ये ए बी को इधर भेज सकता हूँ या पक्षांतर कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि पक्षांतर करते हैं तो जो हर में रहता है पद वो अंश में चले जाता है, या जो भाग में है वो आपके गुणे के रूप में चले जाता है। तो ये भी इधर चले जाएगा तो यहाँ ए बी आ जाएगा और यहाँ भी ए बी आ जाएगा। अब ये दो इक्वेशन जैसे एक फॉर्मेट था लिया था दो इक्वेशन, वो भी दो इक्वेशन अब उस रूप में दिखना चालू हो गया। ठीक है, ये हमारा पहला और ये दूसरा इक्वेशन था। अब देखिए दोनों में कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर मैं 5 से सभी में कॉमन फैक्टर दिख रहा है तो 5 से सभी को डिवाइड कर सकता हूँ। इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 8 बार में जाएगा, इसको 5 बार में और यहाँ 3 बार में। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन नया वाला क्या हो जाएगा? ये यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आया। सेम इसी तरीके से हम यहाँ भी कर सकते हैं। जो 48 है वो 2 से जा रहा है, 36 भी 2 से जा रहा है, 10 भी 2 से जा रहा है। जब 2 से जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 24, 18 और 5। मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ है आपका 24, यहाँ है 18 और यहाँ है आपका 5। अब यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरे लिए। अब देखेंगे हम लोग किसी भी एक चीज़ को इस तरीके का, आपने पहले अपने स्कूल क्लास में पढ़ा होगा, विलोपन विधि बोलते हैं। तो उस मेथड से मैं इसको बनाने जा रहा हूँ और इसमें किसी भी एक चीज़ को आप चाहें तो बी को या चाहे ए को हटा सकते हैं। ठीक है, एक का वैल्यू वहाँ से प्राप्त होगा, फिर इसको किसी एक इक्वेशन में रख के दूसरे की वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं। मैं चाहता हूं कि 18 और 5 जो ए वाला पोर्शन है उसको मैं इक्वल कर लूं। तो जब मैं इक्वल करूंगा तो यहाँ पर मुझे 18 से पूरे समीकरण में और यहाँ पर 5 से गुना करना पड़ेगा। 18 से जब मैं गुना करता हूं तो ये आ जाता है आपका 144 बी प्लस, यहाँ पर एक लकीर खींच देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए। अगला स्टेप है। फिर देखेंगे जब 5 से किया तो 18 पंच 90 ए। जब यहाँ पर मैं 3/2 से गुना करूँगा, 2 से 9 बार में जाएगा तो 9 बचेगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, वो 27 ए बी। सेम इसका 5 से गुना करूँ तो 120 यहाँ आएगा बी प्लस, यहाँ पर भी 90 आ जाएगा ए और ये हो जाएगा आपका 25 ए बी। अब मैं इसको हटा देता हूँ, दोनों समीकरण को हटाऊंगा तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ भी प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ भी माइनस। तो ये देखेंगे तो बराबर ये कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ कितना बचेगा आपका 24 बी इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा 2 ए बी। 2 ए बी, बी और बी कैंसिल हो गया, 2 से 12 बार में गया तो ए बराबर आपका कितना आ गया 12। ए की वैल्यू आ गई 12। तो क्या ये आंसर है? ये आंसर नहीं है। मुझे शांत जल में नाव की गति पूछी गई, अभी ए की वैल्यू निकली हुई है। आगे मैं यहाँ से आपका ये हटा रहा हूँ। ठीक, अब देखिए जो ए की वैल्यू आई थी मैंने इस वाले समीकरण में रखी तो 8b प्लस ए की वैल्यू थी 12, 12 पंचे हो गया 60 बराबर 3/2 गुना 12। तो ये 2 से 6 बार में जाएगा, 6 तिया 18। तो डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ। तो 18 बी, ए की वैल्यू तो रख दिया था। अब बी और बी को एक साइड कर दूं तो 60 बराबर क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा तो 10 बी उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 भी बचेगा, ये कैंसिल हुआ। तो बी की वैल्यू क्या आ गई 6। बी की वैल्यू 6 और ए की वैल्यू आई हुई थी अपना, यहाँ पर जो आई हुई थी ये 12 थी। अब यहाँ पर ए और बी की वैल्यू दी हुई है। एक्स का मैंने बताया था कि ये जो x प्लस वाई था वो धारा के साथ जाने वाला था और x माइनस वाई जो था वो धारा के विपरीत आने वाला था। इसमें से x जो था वो नाव की गति है और y जो है धारा की गति थी। सेम यहाँ पर भी था। अब इसी पर मुझे मतलब आंसर को पुट करना होगा, जो 6 a और b की वैल्यू आई उसको फिर यहाँ से आगे मैं बना पाऊंगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू जो मैंने y a माना था उसका 12 हो गया
और x माइनस वाई की वैल्यू जो मैंने b माना हुआ था वो 6 हो गया। अब यहाँ से जब मैं इस समीकरण को हल करूँगा तो 2x इक्वल टू मेरा आंसर आएगा 18 और x इक्वल टू आ जाएगा 9। अब मैंने अभी बताया आपको कि मैंने x को माना हुआ था नाव की गति और y को माना हुआ था धारा की गति, तो मेरे नाव की गति कितनी आ गई 9। 9 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इतना लंबा आपको बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका सबसे शॉर्टकट मेथड क्या हो सकता था वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे शॉर्टकट मेथड क्या हो सकता था, जैसे कि मैंने माना था इसको कि 40 किलोमीटर जाता है तो x प्लस वाई, अच्छा छोड़िए ये वाले में अप्लाई नहीं होगा, इसको स्किप करते हैं। जो मेथड बताना चाह रहा हूँ इसमें अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसमें धारा की गति पूछ दी गई। अगर दोनों की वैल्यू या किसी एक की वैल्यू दी होती तो बन जाता, ठीक है। अब चौथे नंबर वाले में देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। आपको एज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आपके सिलेबस में दिया भी हुआ है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ना जाए। तो ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया 9:10। 8 वर्ष बाद बोल दिया कि इसकी आयु का अनुपात 11:12 होगा। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगा, ए और बी मैंने मान लिया। अनुपात दिया है इनके वर्तमान आयु का 9:10। बोला क्या है उसको भी ध्यान में रखना है, वर्तमान का बोला है, 3 वर्ष बाद का बोला है, 5 वर्ष पहले का बोला है। यहाँ पर वर्तमान का बोला था तो मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा है, नॉर्मल ये वर्तमान का है। अब से 8 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद, ठीक है भाई, कॉमन फैक्टर यहाँ से शायद x हटा हो इसलिए अनुपात के रूप में आ गए हो, तो मैं मान लेता हूँ कि इसका आयु 9x है और इसका आयु 10x है। 8 वर्ष बाद मतलब 8 वर्ष में तो 8 साल इनकी उम्र बढ़ेगी ही ना, ऐसा तो नहीं है कि वही उम्र का रहेगा, 8 वर्ष इनकी उम्र बढ़ गई। अब ये जो अनुपात है वो किसके बराबर है, 11:12 के बराबर है। 11:12 के बराबर है, मतलब इसको मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अनुपात में मतलब बटे में, और उसको 11:12 ऐसे लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ। अब इसके आगे बनाएंगे। अब ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऊर्ध्व तिर्यक भ्राम गुना बोलते हैं जिसको। तो 12 नहीं 108 होता है, 108x, 12×8 = 96। इधर से गए तो 11×110x होता है और 11×8 = 88। एक्स वाली वैल्यू को एक साइड और नंबर को एक साइड कर लेता हूँ, तो ये उधर चले जाएगा बड़े की ओर। हमेशा पक्षांतर बड़े की ओर करना रहता है। अगर एक्स को कर रहा हूँ तो एक्स का वैल्यू जिस साइड बड़ा है, पॉजिटिव है, उस साइड करूँगा, ठीक है। तो 110 बड़ा है तो उधर कर लिया, 110 x - 108 96 - 88, क्योंकि 88 अब इधर आ गया। यहाँ से घटेगा तो 2x ही बचेगा और यहाँ कितना बचेगा आप देख रहे हैं 8, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 4 आएगी। क्या x पूछा था, क्या ये मेरा आंसर हो सकता है? ये आंसर नहीं है, क्योंकि मुझे पूछा क्या गया है, ये तो जो मैं निकाला x की वैल्यू वो थी, ठीक है। अब इसको 9 और 10 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी वर्तमान आयु निकल जाएगी, क्योंकि मैंने 9x और 10x माना हुआ है। देख सकते हैं आप 9x + 8 लिया था, ये वर्तमान आयु ये है जिसमें 8 वर्ष बाद अनुपात ये हो जाता है बोला था, ठीक है। तो x की वैल्यू इनमें जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वर्तमान आयु क्या मिलेगी 40, ठीक। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, 3 वर्ष बाद बोला है, 3 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा 39 का हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा 43 का हो जाएगा। इनका योग पूछा है, मैंने जोड़ दिया, ये आ गया आपका 82, ठीक। ये आपका 82 आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, थोड़ा आसान था, इसको बनाया जा सकता था। आगे देखेंगे क्वेश्चन, जब किसी संख्या में 55 को घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं की 80% हो जाती है, ठीक है। 55 को घटाया जाता है तो स्वयं की घटकर 80% हो जाती है। मूल संख्या का 4/5वां भाग ज्ञात करो। मूल संख्या का 4/5 भाग, 4-5वां लिखा है, 4/5वां भाग की बात कर रहे हैं।
अब बोला क्या है डायरेक्ट समझेंगे आप तो आपको जो इक्वेशन बना के करते हैं सॉल्यूशन उतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं होगी, थोड़ा सा जल्दी बनाया जा सकता है। जल्दी कैसे बनाया जा सकता है? जब किसी संख्या में 55 को घटाया जाए तो स्वयं का 80% हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन में कभी पूछता है 55 घटाया गया तो स्वयं का आधा रह गया, स्वयं का 30% रह गया। तो स्वयं का जितना रहा है तो स्वयं अपने आप में कोई व्यक्ति कितना होता है 100% होता है, या कोई चीज कितना होता है 100% होता है, या फिर 1 होता है। अब 80% रह गया मतलब कितना घट गया भाई? 20% घट गया, ये 20% घट गया। और ये 20% कब घटा? जब 55 को घटाया गया। तो मतलब ये 20% बराबर क्या है? 55 है। इस 20% को क्या लिख सकता हूं मैं? 20/100। और ये किसका है? किसी कोई संख्या होगी x, उसका है। 55 ले लिया, ठीक है। अब यहां से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं शायद यहाँ पर मैंने कोई चीज़ गलत ले लिया क्या? अच्छा ठीक है, सही जा रहे हैं। 275 ही आया ये वैल्यू। 2 से घटाया 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 275। अब ये क्या आंसर है क्या 275? क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 4/5वां भाग ज्ञात करो। तो 4/5वां भाग x का क्या हो जाएगा? अब 275 का मुझे क्या निकालने बोला? 4/5वां भाग। 4/5वां भाग निकाल दिए, 220। तो ये 220 आपका आंसर होगा, ठीक है। 200 क्या किया मैंने? 20% बोला था, 80% रह जाता। 55 घटाने पर खुद का 80% रह जाता, मतलब वो वैल्यू कितनी है? 20% है। ये 20% क्या है? 55 है। 55 20% है तो 100% क्या होगा? 275। अब इस 275 का मुझे क्या पूछा था? 4/5 भाग, तो वो हमने ज्ञात कर लिया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 60 किलोग्राम चावल 42 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है और इसे 52 रुपए प्रति किलोग्राम की दर के 120 किलोग्राम चावल के साथ मिला दिया जाता है। तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे मिश्रण की दर कितने पर बेचनी चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है, एलिगेशन का है। तो इसमें देखिएगा आप, इसमें हम पहले देख लेते हैं कि कितना कितना चावल मिलाया जा रहा है। एक प्रकार का चावल है जो 60 किलो मिलाया जा रहा है और दूसरे प्रकार का चावल है जो 120 किलो मिलाया जा रहा है, ठीक है। टोटल मिलाया जा रहा है, टोटल मिलाएंगे तो 180 किलो होता है। और लॉन्ग मेथड के थ्रू नहीं जा रहा हूँ मैं, इसको अनुपातिक वे में मैंने ले लिया। तो ये एक दूसरे का कितना अनुपात मिल रहा है? ये 1 अनुपात मिल रहा है, तो ये कितना? 2 मिल रहा है। दिख भी रहा था, वो 60 kg है तो वो 120 kg, मतलब ये 1 किलो मिल रहा है तो वो 2 किलो मिल रहा है। इसी फॉर्म में मिल रहा है जो मिला रहे नया चावल। इसका रेट बता दिया था कितना? 42। और इसका कितना बता दिया गया था? 52, ठीक है। अब दोनों को मिलाने के बाद जो चावल मिलेगा उसमें मेरे को 20% का लाभ कमाना है। तो पहले तो मैं ये देख लूँ भाई, जब मैं मिला रहा हूँ तो 1 किलो चावल कितने में बिच रहा है, तो मैं देख लेता हूँ। 1 इसको मिला रहा था, 2 किलो इसको मिला रहा था। तो मिश्रण में से अगर मैं 1 किलो चावल मिलाऊंगा तो उसमें से 1 भाग 60 किलो वाला रहेगा, 2 भाग 120 किलो वाला रहेगा। तो मैं 1 ही किलो को लेके चलता हूँ, क्यों मैं फालतू में 60 और 120 को मिलाकर 180 किलो निकालूं। तो मैं इनको ही मिलाया, तो यहाँ से कितना? 3 किलो चावल मेरा बनता है। 2 और 1 3। 1 किलो इसका 42 था, प्लस 52 वाले का 2 किलो मिल रहा था, तो इसका हो गया 104 रुपये। अगर केजी के वाइस मिलाऊं, और टोटल केजी के वाइस मेरा चावल कितना मिला है यहाँ पर? 3 kg। 1 kg इसको ले लिया, 2 kg इसको ले लिया, यही इसी अनुपात में, क्योंकि मिला हुआ है 180 किलो में। तो ये मिल गया 3 किलो। अगर मैं चावल बेचता हूँ तो उसमें से 1 किलो 60 kg वाला निकलेगा और 2 kg वाला 120 वाला निकलेगा, जिसमें से उनकी वैल्यू कितनी है उसको मैंने ले लिया और ऐड कर दिया। तो उस ऐड किए से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 3 किलो चावल मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो उसका एडिशन कितना आएगा? 146 रुपये। और जब 3 से भाग दे रहा हूं तो 3 से भाग देने पर किसकी वैल्यू आएगी? मिले हुए या मिश्रण के 1 किलो चावल की। तो मिश्रण के 1 किलो चावल की वैल्यू आ जाएगी। अब मान लीजिए कि इतने रुपए में बिक रहा है, ठीक। अब मुझे इतने रुपए में 20% लाभ कमाना है। कितने में? इतने में।
वापस से एक बार बताते आता हूँ। मैंने क्या किया कि एलिगेशन मिक्सचर का क्वेश्चन है, तो 60 केजी और 120 केजी जब हम चावल मिलाते हैं तो उसका अनुपात कितना मिल रहा था, 1:2। मतलब इसको 1 किलो मिला रहा था तो उसको 2 किलो मिला रहा हूँ। मतलब 3 किलो के चावल जब मैं उस मिश्रण से निकालता हूँ तो उसमें 1 किलो 42 रुपये वाला चावल रहता है और 2 किलो 52 रुपये वाला चावल। तो 3 किलो में से मैंने निकाल लिया 3 किलो चावल, तो इसका तो 42 रुपये में पड़ रहा था ना, इसका 52 पड़ रहा था, तो 52 दूनी 104 रुपये पड़ेगा जब 2 किलो निकला है। तो अब दोनों को मिलाने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको जब मैं 3 किलो जो निकाला हूँ 3 से भाग दूंगा तो 1 किलो की वैल्यू नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। तो इस 1 किलो की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब बोला है उसने कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस मिश्रण को किस दर पर बेचूं। तो ये मिश्रण है, ये 1 किलो का है आंसर, मुझे 20% लाभ कमाना है। तो इसी 146/3 वहां पर इसलिए नहीं काट रहा हूं क्योंकि आगे मुझे काटना ही है। 20% लाभ कमाना है, मतलब ये 100 था तो अब मुझे कितना चाहिए, 120 चाहिए, ठीक है। तो परसेंटेज का ये क्वेश्चन है, परसेंटेज का ये मेथड है जो आपके एलिगेशन में लग रहा है। ये 3 से 4 बार में गया, 5 बार में गया। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आपका बटे 5 होता है। जब इसको आगे करेंगे तो 5 से जाएगा, 5 हम 25, 4 बचा 5 48, 2 बजा 5 चौक 20, तो 58.4 रुपये इसका एक्चुअल प्राइस होता है जो कि मिश्रण का होगा। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, एक्चुअल प्राइस नहीं माफ कीजिएगा, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए ये वाला अमाउंट लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक। सरल था, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो इनका प्रैक्टिस आप अपने घर में रेगुलर कीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार रिपीट होते रहते हैं हर व्यापम के एग्जाम में, तो इम्पॉर्टेंट है ये। आप अगर एक बार में समझ ना आए तो आप रिपीट करके भी इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें बोला गया x अनुपात y का अनुपात 5:2 है। तो बताइए 8x - 9y अनुपात 14x - 13y क्या होगा। तो x अनुपात y, तो इसको x अनुपात y को x/y लिख सकता हूँ, बराबर इसको 5/2। तो अनुपात सम अनुपात के क्वेश्चन में जो अनुपात के सामने वाली वैल्यू रहती है उसको उसका वैल्यू मान लिया जाता है। मतलब 5 को x के जगह मैं 5 ले सकता हूँ और y के जगह 2, क्यों, क्योंकि ये इसी का अनुपात है, उसी का अनुपात मुझसे रखा गया है, ठीक है। कॉमन फैक्टर बस वहां से हटाया गया, बाकी वैल्यू उसकी वही है। तो ये 5 रख लिया, 2 रख लिया। अब यहाँ पर 8x जो दिया है वहां पर मैं 5 की वैल्यू रखूंगा, -9 दिया y के वैल्यू दिया तो 2 रखूंगा, साथ ही 14x इसको भी इसी फॉर्म में लिख सकता हूँ जैसे इसको लिखा हूँ, ठीक है। तो 14x की वैल्यू क्या, 5 - 13 की वैल्यू क्या, 2। जब ये सॉल्व करता हूँ मैं तो 40 - 18, 70 - 26, इसको जब आगे सॉल्व करता हूँ तो ये आपका आता है 22 और यहाँ आपका आता है 44, ठीक है। तो ये 1:2 आएगा, ये 1/2 बच रहा, मतलब 1:2। तो 1:2 आपका आंसर होगा, 1:2 यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होता है। सरल एक क्वेश्चन बनाया जा सकता था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक कक्षा के 25 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। ये एज पर बेस्ड फिर से आ गया ये, लेकिन एवरेज और एज दोनों का मिश्रण वाला क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन फेवरेट रहते हैं व्यापम के। तो व्यापम के जो भी आप एग्जाम दिलाएंगे जिसमें मैथ्स का अच्छा खासा वेटेज है तो उसमें क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं इसको भी। तो इसमें बोला गया कि औसत आयु 25 छात्रों का औसत आयु 16 वर्ष है। यदि कक्षा शिक्षक की आयु को सम्मिलित कर लिया जाए तब औसत में 1 वर्ष की वृद्धि होती है। कक्षा शिक्षक की आयु ज्ञात करें। अब इसमें देखिएगा मिलाया किसको जा रहा है, कितने व्यक्तियों को मिलाया जा रहा है, मिलाया जा रहा है या निकाला जा रहा है बाहर। औसत में मिलाने पर वृद्धि हो रही कि कमी हो रही, इन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो हमने देखा कि 25 छात्र थे, एवरेज आयु कितनी थी, 16 साल थी। एक शिक्षक को मिला दिए तो इन लोग कितने हो गए, 26 हो गए, और उनकी जो औसत है उसमें 1 की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई मतलब 17 हो गई। अब इसको देखिए, गुना भाग करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें। कॉन्सेप्ट में ये है कि जब मैंने एक व्यक्ति को बढ़ाया तो 17 हो गया औसत। 17 औसत होने के लिए सभी व्यक्ति में 1 का बढ़ना जरूरी है।
सभी व्यक्ति की आयु एक एक वर्ष बढ़ी होगी तब वो 17 हुआ होगा 16 से। तो जाहिर सी बात है 25 के 25 व्यक्तियों में एक एक वर्ष उम्र बढ़ी होगी इस एक व्यक्ति को मिलाने से, मतलब उसकी उम्र में तो 25 वर्ष आएगा ही आएगा। प्लस अब जब उस व्यक्ति को मिला रहा हूं इनमें एक एक वर्ष बढ़ने के अलावा इस खुद को भी तो 17 वर्ष का होना पड़ेगा, 17 वर्ष से ज़्यादा ही है वो, इस खुद का भी, लेकिन सब में बांटने के बाद आयु, उस खुद का भी आयु 17 वर्ष होना चाहिए, 17 होगा ही होगा। आप इसको ऐड करेंगे आता है आपका आंसर 42 और यही आपका सही आंसर होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को पहले समझा दे रहा हूँ फिर आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगा। मैंने बोला 25 लोग थे, 16 उनका एवरेज था, 26 लोग हैं जो एक को बढ़ाने से 17 हो गए। किस एक को बढ़ाया तो 17 हुआ, इस 17 में क्या एक ही बस का एक वर्ष बढ़ा होगा? नहीं, इन सभी का बढ़ा हुआ, सभी का बढ़ा होगा तो सभी का 25 आपको लेना है। ये वृद्धि की बात करी इसलिए बता रहा हूँ, अगर कहीं पर कमी की बात आती तो कमी में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट, जस्ट यही रहेगा, कमी करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 25 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस उस व्यक्ति का 25 तो होना चाहिए क्योंकि सभी में एक एक वर्ष डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और खुद का भी 17 होगा, तो 17 और 25 जोड़ दिया 42 वर्ष। ठीक है, अगर ये समझ में ना आया हो तो मैं आपको पूरा ही समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो इसको लॉन्ग मेथड से ऐसे बनाते हैं आप, 25 लोगों की औसत 16 वर्ष है तो सभी का टोटल जो आयु रहेगा क्या रहेगा? 400 वर्ष मल्टीप्लाई किए 16 85 0 8 16 दूनी 32 8 40, 400 वर्ष टोटल आयु आती। जब एक को मिला दिया तो 26 हो गया, मिलाने पर उसकी आयु हो गई 17, एवरेज आयु 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 102, 44 वर्ष, 444 वर्ष टोटल। अब टोटल हुई, कक्षा शिक्षक की आयु ज्ञात करना, तो कक्षा शिक्षक की एक्स्ट्रा हुआ है आयु में, तो यहाँ सिर्फ बच्चे थे, यहाँ कक्षा शिक्षक आ गया तो घटा के निकाल सकता हूँ कि आने पर कितना आयु बढ़ा, तो 42 वर्ष ही बढ़ा है। तो ये आपका लॉन्ग मेथड था, आपको कैलकुलेट करके निकालना होता है, लेकिन जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट आप वहाँ से समझ जाएंगे तो आप सिर्फ प्रश्न को देखेंगे और बता पाएंगे कि हाँ 25 लोग थे, 25 वर्ष तो आना ही चाहिए, 17 बढ़ना बोल रहा है मतलब उस व्यक्ति की भी 17 लेना है, जोड़ दो। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि 39 व्यक्ति एक दिन में 5 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सड़क की मरम्मत कर सकते हैं। समान दक्षता के 30 व्यक्ति, ठीक है, एक दिन में 6 घंटे काम करके कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं? तो इसके लिए समझना ये जरूरी है कि फॉर्मूला होता है MDH का, M से मैन, D से डे और S से R, कि वो कितना काम कर रहे हैं। तो यहाँ 39 व्यक्ति थे, 39 ले लिए, 5 घंटे काम करते थे और 12 दिनों तक काम किया। इतने ही काम को, ये जो जितना काम कर रहे हैं उतने ही काम को 30 व्यक्ति 6 घंटे करके कितनों दिनों में समाप्त, तो X दिनों में समाप्त करेंगे मान लिया। ठीक है, ये 30 है, राइटिंग में थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, शब्दों में भी आपको दिक्कतें आ सकती है इसलिए, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब यहाँ से देखें तो कैंसिल हो रहा है, 6 दूनी 12, ठीक हो रहा है, 5 दूनी 10 से 1 0 जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 कम 3, 3 3 39, तो यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर 13 आ जाता है। ठीक है, तो 13 दिन लगेंगे 30 व्यक्तियों को 6 घंटे काम करके उस सड़क की मरम्मत को पूरा करने में। तो ये नॉर्मल सूत्र होता है, इसका ध्यान रखेंगे। क्या मैंने बताया? MDH, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। जब दे इस प्रकार का तो M1 M2 M1 D1 H1 मान लीजिए और दूसरे साइड वाले को M2 D2 H2, इस कॉन्सेप्ट से आप बनाएंगे तो ये आंसर आपका निकल जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की यात्रा को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और अगले 60 किलोमीटर की यात्रा को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
और उसके बाद 80 किलोमीटर की यात्रा को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल कितनी है? आपको औसत चाल निकालना है। तो जब 3 समय दिया है ना, तो वो जो मैंने एक ट्रिक बताया था 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, उसके थ्रू नहीं जा पाएगा ये, उसके थ्रू आपके आंसर गलत हो जाएंगे। आपको इसको लॉन्ग मेथड से बनाना होगा। लॉन्ग मेथड क्या होता है कि मैंने बताया एस बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो मेरा टाइम निकल जाएगा। और औसत चाल के लिए चाल ये निकालना है तो डिस्टेंस और टाइम का पता होना जरूरी है। मुझे टोटल डिस्टेंस तो मिल जाएगा, 40 चलता है, अगले में 60 चलता है, फिर उसके बाद 80 किलोमीटर चलता है, ये तो मिल जाएगा। लेकिन समय क्या पता है मुझे? समय पता नहीं, तो वो मुझे निकालना होगा। तो यहाँ सभी का समय निकालते चलते हैं। तो इस फॉर्मूले को मैं आगे डिराइव करूँ तो इसको टी जब मैं इधर पक्षांतर करता हूँ और एस को पक्षांतर इस साइड करता हूँ, इसको इधर और इसको इधर, तो इस फॉर्म में दिखता है। इसी से मुझे निकालना है सभी का समय। सभी का समय निकालना है तो मैं पहले T1 ले लूँ, तो T1 निकलेगा आपका 40 किलोमीटर की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो 2 T2 की बात करूँ तो 60 किलोमीटर की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो इसका भी 2 आया। और T3 की बात की जाए तो ये 80 किलोमीटर की जो यात्रा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करता है, तो इसका भी 2 आया। टोटल सभी में 2-2 घंटे का उसको समय लग रहा था, तो 2, 2 और 2 टोटल 6 घंटे होते हैं। ठीक है, तो औसत एवरेज के लिए मैं निकाल दिया हूँ 40, 60 और 80, तो टोटल 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है 6 घंटे में। तो 6 × 18, तो इसका 30 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड था, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अगर आप इसके थ्रू नहीं बनाना चाहते थे तो भी आप देख सकते थे कि चलिए उसके हिसाब से नहीं चलते, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस अलग अलग है। अगर डिस्टेंस सेम होता, मान के चलिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तब आपको किलोमीटर प्रति घंटा बस को देखना होता कि कितना कितना दिया होगा, उनको ऐड करके डायरेक्ट आप 3 से डिवाइड करके भी निकाल सकते थे, वो एक मेथड होता है। लेकिन डिफरेंस जब डिस्टेंस अलग अलग हो तो आपको इस मेथड से जाना होगा। ठीक है, तो ये आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होता है। टाइम कितना हुआ? चल ठीक है, 2-4 क्वेश्चन और बता दे रहा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 9 समक्रमागत संख्याओं का योग 558 है, अंतिम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? तो क्रमागत संख्याओं वालों में आपको ध्यान देना होगा कि पूछ क्या रहे हैं। तो 9 समक्रमागत संख्याओं का योग बोला। 9 सम में क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, यही होता है सम। तो इसमें बोल रहे हैं लगातार क्रमागत। क्रमागत के लिए आप एक सीरीज ले सकते हैं। सीरीज मान लीजिए कि पहला पद अगर x है तो अगला क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा? x+2 होगा, क्योंकि 2 और 4 के बीच में 2 का ही गैप होता है, 4 और 2 के बीच 6 के बीच में भी 2 का ही गैप होता है। तो ये सीरीज आगे बढ़ती है। तो ये x+4, x+6, x+8 कॉमा लेती चलता हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, छठवां पद हो जाएगा 10, सातवां हो जाएगा 12, आठवां हो जाएगा 14 और नौवां हो जाएगा x+16। ठीक है, तो ये आपके 9 क्रमागत होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन सभी का योग कितना बोला है उसने? 558 है। और अंतिम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है वो पूछा गया है। तो अंतिम 3 क्रमागत क्या होंगे? यही होंगे। तो पहले मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, फिर वहाँ x की वैल्यू पुट करूंगा और इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसको बनाते चलते हैं। जब मैं सभी को ऐड करता हूं, सभी को ऐड कर रहा हूं, तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है मेरी? 558 ये दिया गया है। सभी को ऐड कर लो, जो कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, तो 9x हो जाएंगे। प्लस अंक है 2 होगा तो 2, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12, 8, 20, 10, 30, 42, 42 और 14 आपको 56, 56 और 16 हो जाएगा 6, 72। अब ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 9x की बराबर क्या आ जाएगी? अब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 3 बचा 9 × 4 = 36, तो x की वैल्यू आ गई 54।
अभी 54 को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा क्योंकि अंतिम 3 क्रमागत का बोला, यहाँ पुट कर दो 54 प्लस 12, यहाँ पर 54 प्लस 14 और यहाँ पर 54 प्लस 16। तो ये तो हो गया आपके 70, यहाँ पर हो गया आपका 68 और यहाँ पर हो गया आपका 66। अब तीनों का योग क्या होगा, 8 और 6, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, 66 है प्लस 68 है और 70 है। इनका योग क्या होगा, 8 6 14 का 4, 7 7 14 और 6 20, 204, 204 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से बना सकते थे। ये तो थोड़ा आपका लॉन्ग मेथड हो जाता है, तो इस तरीके से भी बना सकते हैं आप। का मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बताना चाहूँगा। देख रहा था कि उससे आ रहा है आंसर कि नहीं, बट आता है। ये जो 558 दिया है क्रमागत संख्याओं का योग वाले क्वेश्चन में, अगर क्रमागत संख्या विषम में हो, अभी ये 9 दिया है, 9 की जगह हो सकता था कि ये 8 दे, हो सकता कि ये 6 दे दे, तो इस केस में ये अभी जो बताऊंगा वो अप्लाई मत कीजिएगा। अप्लाई कर सकते हैं तब कीजिएगा जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट बनाने आता है और मैं जो बता रहा हूँ आप सीख सकें, तो अदरवाइज जो मैंने लॉन्ग मेथड बताया उससे आप जाएंगे। अब इसमें क्रमागत संख्याओं में जब भी विषम अंक दे तो इसको डायरेक्ट टोटल योग को उससे भाग दे दो, ये जाएगा आपका 6 बार में, 1 बचा 9 दूनी 18, 62 आपका अंक आया। ये 62 क्या होता है, सबसे बीच की संख्या होती है। सबसे बीच की संख्या मतलब 9 है, अगर कोई चीज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो इधर 4 होंगे, इधर 4 होंगे, ये बीच वाली संख्या आपकी होगी, वही है 62। जब भी भाग देंगे तो बीच वाली संख्या आपकी निकल कर सामने आती है। तो बीच वाली संख्या निकल कर सामने आई क्या थी, 62। ठीक है, अब अंतिम 3 क्रमागत बोला था, पता चल गया कि बीचों बीच वाली है, तो इससे जो 2 बड़ा होगा, क्योंकि सम संख्या है, सम क्रमागत है, तो 2 बड़ा होगा, 64 होगा, फिर 66 होगा, फिर 68 होगा, फिर 70 होगा, यहीं तक तो जाएगा ना। हुआ अंतिम 3 का बोला था तो अंतिम 3 को जोड़ सकते थे, तो ये आपका शॉर्टकट काम आ जाएगा। ठीक है, अब सम संख्या वाले में दिक्कत कहाँ आती है, अगर इसी को बोला रहता 70, जैसे अंतिम संख्या थी ना, 70 घटा दो इसमें, तो ये कितना बन जाता आपका, ये 488 के समथिंग आता आपका। ठीक है, अब इसको बोलता कि 8 क्रमागत संख्याओं का ये अंक है, तो 8 से जब आप डिवाइड करने जाओगे ना, इस मेथड से बनाने जाओगे, तो ये दशमलव में आंसर आएंगे आपके। देख सकते हैं आप, 8 6 का 48 तो गया, ये 0 2 नहीं जाएगा, तो दशमलव 0 लेंगे आप, फिर दशमलव लगाएंगे तो 8 दूनी 16 और 8 पंचे 20, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बीच का अंक नहीं आ पाता है, तो उसमें आपको परेशानी जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि केवल और केवल सम संख्या वाले में आप इसको, विषम संख्या वाले में बस यूज़ करेंगे। ठीक है, विषम सम संख्या रहे तो भी आ जाता है, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कि जो बेसिक स्तर से सीख रहे हैं वो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो विषम वाले का बस आप ध्यान रखेंगे। अगर संख्या विषम दिया हुआ है तो आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाकी मैंने जो बेसिक आइडिया बताया उससे तो आप आसानी से बना सकते हैं, बहुत पहले से आप सीखते आए होंगे। अब इसमें क्वेश्चन में दिया गया 8.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के सिलेंडर के रूप में बदला जाता है। सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करो। सिलेंडर का अर्थ मैं बता देना चाहूंगा यहाँ सबको कि बेलन होता है, बेलन को इस सिलेंडर बोला जाता है। ठीक है, अब गोले को पिघलाकर इसकी त्रिज्या बता दी गई है, सिलेंडर की जो है वो त्रिज्या बता दी गई और गोले की भी त्रिज्या बताई। तो जब भी पिघलाकर कोई नया चीज बनाया जाए, बोले गोला हो, शंकु हो, बेलन हो या कुछ भी चीज हो, जब भी पिघलाकर कोई नया चीज बनाया गया बोला जाए तो हमेशा आयतन को लेना है, आयतन के थ्रू आपका आंसर आएगा। इसके लिए आपको आयतन का सूत्र याद करना होगा, और जितने भी आपके मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन आते हैं, आयतन संबंधी क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर केवल और केवल सूत्र काम आता है, चाहे वो वक्र पृष्ठ का हो, संपूर्ण पृष्ठ का हो, आपके क्षेत्रफल का हो, या फिर घनाभ और घन के जो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल होते हैं ये ले लीजिए, विकर्ण की लंबाई वाली हो जी ले लीजिए, या चाहे शंकु का हो, गोले का हो, अर्धगोले का हो, वहाँ पर आयतन के भी
वहाँ पर सूत्र रहते हैं, उन सभी को याद करना होगा। तो यहाँ पर जब भी पिघलाकर या गलाकर या बदल कर बोला जाए तो हमेशा आपको क्या लेना है, आयतन। ठीक है, अब यहाँ पर गोले के लिए यहाँ त्रिज्या दे दी गई थी। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसको पिघलाकर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के सिलेंडर बनाया गया। सिलेंडर का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 4/3 आप लेंगे, पाई का पाई कैंसिल हो जाता है तो कैंसिल कर देंगे आप। आर दिया गया था 8.4, लिख लीजिए 3 बार। आर की वैल्यू यहाँ 12 दी गई थी, 12 लिख लीजिए 2 बार। एच आपको निकालना है, सेंटीमीटर में दिया है दोनों तरफ, तो आप यूनिट देख लीजिए दोनों तरफ। अगर सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, अगर बदल जाता है यूनिट या इकाई तो आपको बदलना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए क्या क्या कट रहा है। पहले तो दशमलव हटा लो, सबसे पहला काम ये हटा लिए। अब 12 से ही जाएगा ये, 12 सत्ते 84, ये भी 12 सत्ते 84, 7 बार गया। ठीक है, ये 3 बार में जाएगा क्या जी, जाएगा 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 28 आ गया। अभी 10 को आप मत काटिएगा क्योंकि डायरेक्ट हम दशमलव लगा सकते हैं। एच की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 अट्ठे 32 को 2 हासिल है 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 112। फिर यहाँ पर 49 आया, 37 37 49, इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो 54.88 आया है। अब ये देखिए 3 जीरो थे, हाँ 3 10 बचे थे, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो सीधा सीधा, 5.488 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब भी पिघलाकर कुछ नया आकृति बनाया गया बोला जाए तो वैसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि आयतन के ही फॉर्मूले से जाना है। हो सकता है कि उसमें कुछ एडिशनल आपको डाटा दिया हो जिसके लिए मतलब जिसके थ्रू आप कुछ और वैल्यू निकालो, फिर आपका आयतन का सूत्र काम है, लेकिन आयतन के सूत्र से ही अंतिम आंसर आता है, इसका ध्यान रखेंगे। तो इन 12 क्वेश्चन को आप एक बार और ट्राई कीजिएगा अपने से, तो जिनको भी प्रॉब्लम आ रहा होगा उनको अब नहीं आएगा, और जो हमारे टेस्ट सीरीज को परचेस नहीं किए वो कर सकते हैं, ताकि अपनी तैयारी कितने लेवल की है वो आप जज कर सके। और टेस्ट सीरीज दिलाना कहीं ना कहीं लाभदायक होता है। क्यों लाभदायक होता है? क्योंकि हमें लगता है कि हम पढ़ बहुत कुछ चुके हैं, शायद हम वहाँ पेपर में जाके अच्छा परफॉर्म कर ले, लेकिन आप जब टेस्ट सीरीज दिलाते हैं तो उससे आप अपने आप को असली तरीके से जज कर पाते कि आप पेपर के समय में सही आपका दिमाग काम कर रहे हैं कि नहीं, आप किसी चीज़ को सही तरीके से डील कर रहे हैं या नहीं। तो टेस्ट सीरीज दिलाना बहुत ही आवश्यक है। बहुत ही मिनिमम प्राइस 159 में महिला पर्यवेक्षक का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करके हमारे टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं, और साथ ही कोर्स भी अवेलेबल है जैसे कि मैंने बताया महिला पर्यवेक्षक के लिए, उसे भी खरीद कर आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो 12 क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ेगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। सब्सक्राइब करेंगे तो ये आप ही का फायदा होगा कि आपको लगातार इस प्रकार के वीडियोस मिलते रहेंगे। और कमेंट भी कीजिएगा, उससे ये होगा कि आपके फीडबैक कैसे हैं, आपको चीज़ें अच्छी लग रही कि नहीं, कहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट करना है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती रहेगी। तो तीनों चीज़ें जरूर कीजिएगा, और हो सके तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी महिलाएं महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम दिला रही हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, धन्यवाद।